We have already done the solid, liquid and gases. The difference between the solid, liquid and gases on the point physical point of view, not on the chemical point of view. क्योंकि अभी केमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें अलग चीज़ आती है, उसमें पार्टिकल आएगा, उसके बाद मॉलिक्यूल आएगा, उसके एटम आएंगे, उस हिसाब से हम उसको देखेंगे। लेकिन हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखा तो उसमें अलग अलग चीज़ें हमको दिखी कि सॉलिड कैसा होता है, लिक्विड कैसा होता है और गैस कैसी होती है। उनके बीच में स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी, ये हमने अभी तक जान लिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है, थोड़ा सा रिवाइज करा दें। सॉलिड में ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि पार्टिकल बहुत करीब करीब होते हैं। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में कम होती है, क्योंकि पार्टिकल इतने करीब होते हैं कि उनके पास जगह नहीं होती कि वो वाइब्रेट कर सकें उतना ज़्यादा। मोशन होगी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इसके बाद बात आती है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होती है वो बहुत कम होती है सॉलिड के कंपेयर में। सॉलिड अगर लिक्विड का केस देखा जाए तो पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है इसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में, लेकिन गैस के कंपेयर में कम होती है क्योंकि पार्टिकल करीब करीब तो रहते हैं। इसी तरह गैस का अगर केस देखा जाए तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स वेरी वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है उनके बीच में, तभी तो गैस के पार्टिकल रैंडमली मोशन करते रहते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि उसको हीट मिलती है और हीट से वो एक एनर्जी ले लेता है, फिर वो मोशन करने लगता है। और मोशन करने की वजह से क्या होता है, कोई भी मेटल हो मेल्ट कब हो जाता है, जबकि उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है? मेल्टिंग पॉइंट होती है ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर जो यूज किया जाता है पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। ठीक, पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम या ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जितनी हीट या जितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, हम उस टेम्परेचर के पॉइंट को क्या कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यही बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरह है, वो लिक्विड के केस में है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड के केस में है। तो हम कहते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, जैसे ही हम सॉलिड को हीट देते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। आइस है, उसको हमने टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको मेल्टिंग पॉइंट मिला। जैसे ही उसको मेल्टिंग पॉइंट मिला, टेम्परेचर मिला, तो वो क्या, उसमें क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी से वो दूर दूर जाने लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ, उसके बाद वो थोड़ा सा दूर हो गए, तो उस प्रॉपर्टी को पॉजेस कर लिया जो कि लिक्विड में होती है, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए। तो ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एक बात आई थी उसके बाद डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल बिटवीन देन। दो सब्सटेंस है, आपस में मिक्स हो रहा है। क्यों मिक्स हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल में मोशन होती है। अब दो पार्टिकल में मोशन होती है जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं आपस में। उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है? मोशन ऑफ द पार्टिकल। और मोशन कब होगी पार्टिकल की? जब टेम्परेचर सब्सटेंस का इंक्रीज करेगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब बात आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर हम डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो भी हीट की डिग्री होती है, हीट की जो हम कह सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट होगी उसको कहीं ना कहीं से हमको किसी क्वांटिटी में बताना था, तो उस डिग्री को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। जैसे पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है कि उसमें डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, कि ये इतने डिग्री का पॉलिनोमियल, ये इतनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। वैसे ही हमको टेम्परेचर कितने डिग्री है, हीट कितनी है या कितना टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो ये हमको पता करने के लिए क्या था, डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ी। तो हमने कह दिया कि टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर। जितनी डिग्री होगी हीट की वही हम टेम्परेचर कहते हैं। अब इसमें दो टाइप के यूनिट आती है टेम्परेचर की। एक कॉमन यूनिट होती है टेम्परेचर की जो कि हम घरों में यूज करते हैं, और एक एसआई यूनिट होती है जो कि इंडस्ट्री वगैरह में, रिसर्च वर्क वगैरह में यूज की जाती है। कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की सबको पता है कि जब फीवर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कोई भी चीज है डिग्री सेल्सियस पे ही नापी जाती है,
उसके बाद उसको फ़ारेनहाइट में भी वो ओल्डेस्ट स्केल था फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस जो था वो उससे नया है। तो द यूनिट विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, ऐसी यूनिट जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉमन यूनिट या कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस, इन्होंने इसकी खोज की थी डिग्री सेल्सियस की। इससे अभी भी हम नापते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? यानी आइस कब पिघलेगी, कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट करने लगती है, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दोनों बराबर ही है। यानी अगर फ्रिज में बॉटल में पानी रखा हुआ है, वो बिल्कुल चिल वाटर है, और आइस है वो भी जस्ट पिघलने वाली है, उन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये क्यों सेम होगा, जबकि वो आइस है और ये लिक्विड है, तो वो अभी आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यानी पानी कब उबलता है, कब पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी डिग्री सेल्सियस हमको बताती है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस अपनी फेज को चेंज करने के लिए प्रिपेयर होता है। फेज को अपनी चेंज करने के लिए वो प्रिपेयर होगा। क्यों फेज चेंज करेगा? क्योंकि पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आएगी और पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो फेज चेंज ही होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने की वजह से। सेकेंड यूनिट आती है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये रिसर्च वर्क और इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। इसके बाद किसने खोज की थी? लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन इन्वेंटेड अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन। लॉर्ड विलियम थॉमसन ने, केल्विन ने इसकी खोज की थी, और इसको क्या कहते हैं? उन्होंने अपने ही नाम पर रख दिया था, केल्विन स्केल। इट इज यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क, so SI unit is Kelvin and all temperatures on this scale are positive. इस स्केल पे सारे के सारे टेम्परेचर पॉजिटिव होंगे। डिग्री सेल्सियस पे तुमने वेदर का टेम्परेचर देखा होगा, वेदर के टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस नेगेटिव ही चला जाता है कहीं कहीं का। अंटार्कटिका का माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, यहाँ कश्मीर का माइनस में डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन केल्विन स्केल की खासियत है कि वो नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर रखा गया है। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इस चीज को पता किया था कि इस तरह से हम रख सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये आगे की चीज है कि हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर है। यहाँ कोर्स में भी इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको यूनिट कन्वर्जन पढ़ना है। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल पे अगर हमको टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, यानी अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल पे हमको चाहिए तो हमको डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे जो टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन स्केल पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर केल्विन पे हमको देखना हो, केल्विन पे हमको चेक करना हो तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 273 दैट इज 273 केल्विन। 273 केल्विन यानी केल्विन स्केल पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। ठीक, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा वाटर का? 373 केल्विन। तो केल्विन हमेशा क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 को ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा। इसी तरह हम अगर केल्विन दिया तो डिग्री सेंटीग्रेड निकालने के लिए उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो वो हमको डिग्री सेंटीग्रेड में मिल जाएगा। सबसे ओल्डेस्ट स्केल थी डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ये सबसे ओल्ड स्केल थी। ये भी यूनिट कन्वर्जन इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। यानी अगर हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9/5 इंटू जितना डिग्री सेंटीग्रेड दिया है प्लस 32। ये हो गया यूनिट कन्वर्जन। मतलब ये अगर हम यहाँ पे देखें कि कैसे होगा तो इसको
मान लीजिए अगर हमको दे दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो इंटू 100 है प्लस 32, ये हो गया 180 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, ये फार्मूले का यूज करके। तो इतना नोट करना है, हमने नोट उस पर शेयर कर दिया, शेयर करेंगे उस पर, इसका फोटो PDF फाइल शेयर करेंगे, और ये सिर्फ वीडियो था तुमको समझाने के लिए। नाउ ऑन दिस टॉपिक, इफेक्ट ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल स्टेट को के ऊपर कई इफेक्ट पड़ते हैं। दो चीज का बहुत ज्यादा हम एज्यूम करते हैं इफेक्ट, क्या क्या? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का अगर चेंज आ रहा है तो वहां पे उसके ऊपर इफेक्ट होगा, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वो कन्वर्ट होगा। दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर भी चेंज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए मैटर पे, तो उसमें भी फिजिकल स्टेट क्या होती है, चेंज हो जाती है मैटर की। ठीक है, तो दो इफेक्ट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझने की जरूरत है। सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से कैसे कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे चेंजिंग आती है। ये फिजिकल स्टेट है, चेंज आती है। ये सॉलिड है क्योंकि देखो इसका पार्टिकल मैंने दिखाया है, छोटे छोटे पार्टिकल इसमें है और वो बहुत करीब करीब है, एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। लिक्विड की पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, ठीक। उसके बाद गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है। इसके पार्टिकल बहुत ही सोशल होते हैं, करीब करीब रहते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं। इसके पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है इसके कंपेयर में, लेकिन उसके कंपेयर में स्पेस कम होती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ा इससे ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्पेस कम है, वो मूव कर सकते हैं। हमने पहले ही बताया था कि मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी इसके भी मोशन करेंगे, लेकिन इतने करीब करीब है कि वो वाइब्रेशन हमको नजर नहीं आता है, माइक्रोस्कोपिक भी है। तो हर एक मैटर के लिए, चाहे बोर्ड हो, चाहे मैं चॉक यूज करता हूँ वो हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो, पार्टिकल उसके क्या करेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे हमेशा। यहाँ पे गैस के पार्टिकल तो एकदम फ्री है, वो तो सोशल होते ही नहीं, वो एक दूसरे को टकरा करके भी लड़ करके इधर उधर भाग जाते हैं, तो उनके तो एकदम फ्री है। ठीक है, ये हम समझा चुके हैं। अब सॉलिड से लिक्विड पहले केस देखते हैं। ऊपर वाला एरो देखो, यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ये एरो क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। मेल्टिंग कब होती है, हमने बताया मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो फोर्स लगता है पार्टिकल के बीच में, जिससे वो चिपके रहते हैं आपस में, हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट ही करता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट को अगर डिफाइन किया जाए, द पॉइंट एट विच द पार्टिकल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर विल ओवरकम टू चेंज द फेज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, मैं हिंदी बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम वो टेम्परेचर देते हैं जिससे इसका पार्टिकल क्या करे, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दे और वो दूर दूर जाने लगे। देखो सॉलिड से जैसे ही हमने मेल्ट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, वो लिक्विड में बदल गया, इसके पार्टिकल दूर दूर जाने लगे और यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं, तो ये क्या लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। इन्होंने अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना ली, जैसे आजकल चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, वैसे इन्होंने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बना ली और ये थोड़ा दूर हो गए। ठीक है, उसके बाद लिक्विड के बाद गैस कैसे चेंज होगी, सिर्फ ऊपर वाला है वो देखो, अभी बॉइलिंग है, यानी टेम्परेचर हमने मेल्ट करके इतना किया। लिक्विड केस में है, जैसे आइस को हमने फ्रीजर से बाहर निकाला, फ्रीजर में टेम्परेचर था माइनस में भी जा सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जमी हुई बर्फ रहती है, उसको जैसे ही हमने बाहर निकाला और रखा, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि अब रूम टेम्परेचर पे आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, बढ़ना शुरू हुआ। तो क्या हुआ, धीमे धीमे आइस मेल्ट करने लगी। आइस मेल्ट करने लगी तो वो किस में आ गई, लिक्विड फॉर्म में।
अब वही लिक्विड फॉर्म, अब उस लिक्विड को हमने गैस के स्टोव पे रख दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे ही उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिला, वहां पे वो क्या हो गया, यहाँ 27 अप्रॉक्स टेम्परेचर था, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, तो वो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स ने, इसके पार्टिकल्स ने और सोशल डिस्टेंसिंग बना ली, क्योंकि अब तो कोरोना पकड़ ही लेगा, तो क्या होगा कि और सोशल डिस्टेंसिंग बना ली इसने, दूर चला गया, एकदम से दूर चला गया, वो भागने की कोशिश करने लगा और एक दूसरे से टकराव करके रैंडमली मोशन करने लगा, काइनेटिक एनर्जी उसमें ज्यादा आ गई, जो कि गैस में होता है। तो लिक्विड का पार्टिकल जैसे ही बॉयल होने लगा, यानी पानी को जैसे ही बॉयल करते हुए स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्या स्टीम बन जाती है, भाप बन जाती है, और वो भाप ये, ठीक है, पानी का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अब ऐसे हम गए, अब हमको क्या करना है, फिर वापस आना है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम जहां से शुरू हुए थे फिर वहां पे वापस आ सकते हैं। फिर हमने उसी पानी को लिया, ठीक है, उसके बाद ये गैस थी, मान लो वो स्टीम हमने किसी बर्तन में इकट्ठा कर दी, जो ऊपर जा रही थी, पानी से जो स्टीम बन रही थी, भाप बन रही थी, पूरा पानी बॉयल करके हमने किसी उस स्टीम को किसी कंटेनर में भर लिया, उसको पैक कर लिया, ठीक है, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये है कि फैक्ट्री वगैरह में ये सब चीज की जाती है। तो उस स्टीम को हमने किसी कंटेनर में एकदम पैक कर दिया, ताकि क्योंकि गैस का पार्टिकल वो अगर कंटेनर खुलेगा तो पूरा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब हमने करना क्या है कि टेम्परेचर को उसको घटाना है। टेम्परेचर घटाने का मतलब, टेम्परेचर घटाएंगे तो उसको कूल करेंगे, फिर से उसको कूल करेंगे, उसका टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, ठीक, उसको फ्रीजर में या इस तरह की चीजों में उसको दे रहे हैं ताकि टेम्परेचर उसका कम हो जाए। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता ही है कि गैस के पार्टिकल या स्टीम के पार्टिकल या वेपर जो होती है, वो उसके पार्टिकल को करीब करीब लाना है, उसके पार्टिकल को जो दूर दूर हैं, ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बना रखे हैं, उनको करीब करीब लाना है, ठीक है। तो जब कंडेंसेशन, कंडेंस का मतलब वही होता है घना कर देना है, तो वो घना कर देता है, टेम्परेचर जैसे ही कम होगा ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसमें खत्म होने लगेगी, वो धीमे धीमे अपनी तरफ आने लगेगी, इनके पास अब उतनी एनर्जी नहीं रह जाएगी। तो टेम्परेचर लूज हो गया, काइनेटिक एनर्जी लूज किया, वो कंडेंस होकर के फिर से करीब करीब आने लगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। यानी टेम्परेचर के घटाने से हम गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक ये कंडीशन है। टेम्परेचर को लूज करने से, टेम्परेचर को घटाने से गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिक्विड से इधर सॉलिड की तरफ कैसे आएंगे, लिक्विड को फिर से क्या करेंगे, जो लिक्विड हमको मिल गया अब फिर से उसको फ्रीजर में रख दो, क्या होगा, और टेम्परेचर लूज करेगा, और टेम्परेचर लूज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और करीब करीब आएंगे वो, और करीब करीब आएंगे तो फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बढ़ने लगेगा, स्पेसेस कम होने लगेंगे, और जिसकी वजह से वो एक सॉलिड की क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाने लगेगा, और वो लिक्विड से यानी वाटर से फिर वो आइस में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे फ्रीजर में होता है फ्रीजिंग। एक बात यहाँ पे समझने वाली है, मेल्टिंग और फ्रीजिंग ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, रिवर्स प्रोसेस है। ये अगर मेल्ट का मतलब पिघलना, फ्रीजिंग का मतलब जमना, तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग क्या है, ये आपस में अपोजिट प्रोसेस है। इसी तरह बॉइलिंग और कंडेंसेशन और बॉइलिंग को इवेपोरेशन भी कह सकते हैं। तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस या बॉइलिंग प्रोसेस जो है वो कंडेंसेशन का एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंडेंसेशन में टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक दूसरे का रिवर्स होगा। यहाँ पे ये समझेंगे, इसके बाद हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, फिर समझेंगे कि दोनों का इफेक्ट क्या होता है। सेकंड पार्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर से कैसे मैटर को चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर ये क्या होता है कि गैस में चेंजिंग आती है, लिक्विड और सॉलिड ये दोनों क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, इन पे प्रेशर नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैंने बताया था कल कि सॉलिड और लिक्विड में क्या कॉमन चीज है कि ये दोनों इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड जैसी ये, इसको हम कंप्रेस करें, इसके फिजिकल शेप, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। एक्चुअल कंडीशन
तो है कि उसमें हल्का सा कुछ चेंज आएगा जो कि माइक्रोस्कोप से दिखेगा, वो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करें तो ये निग्लिजिबल है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम बेंड नहीं कर सकते, रिजिड है, ठीक है। तो हम कितना भी प्रेशर इस पर लगा लें, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्रेशर में क्या होता है, फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। प्रेशर भी एक फोर्स ही है लेकिन वो पर यूनिट एरिया पे लगता है, ठीक है। तो हम ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं, कोई चेंज आ रहा है, इसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसी तरह लिक्विड भी है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड को हम कितना भी प्रेशर लगा दें, सिरिंज का एग्जांपल देकर के बताया था, पिस्टन को कितना भी दबा दें लेकिन वो पिस्टन अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो फ्लूइड है, वो लिक्विड है, वो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही करेगा, वो तो नहीं वो रहेगा, उसकी भी फिजिकल स्टेट पे कोई चेंज नहीं आएगा। उसको प्रेस करके हम उसको गैस में नहीं बदल सकते हैं, लिक्विड को, ठीक। इसी तरह सॉलिड को हम लिक्विड में नहीं बदल सकते हैं प्रेशर डाल करके, ठीक। ये चीज होती है। प्रेशर का इफेक्ट किस पे सबसे ज्यादा आता है, गैस पे आता है। अब हम गैस कंडीशन कैसे लेते हैं, ये एक कंटेनर है जिसमें गैस फिल है, गैस पार्टिकल है, ठीक है, दूर दूर है। ये पिस्टन है, पिस्टन मतलब एक डिवाइस होता है जो कंप्रेस करने का काम आता है, जैसे सिरिंज नीडल में देखा है, जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो सिरिंज नीडल जिस थंब से जिस चीज को हम प्रेस करते हैं वो क्या होता है, पिस्टन होता है। तो पिस्टन, यहाँ से एयर लीक नहीं हो सकती, दोनों साइड कंटेनर से एयर लीक नहीं हो सकती। पिस्टन को हम नीचे की तरफ ले आएंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है। गैस कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे। एक चीज और हमने बताई थी कि गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं, वो हिट करते रहते हैं, कंटिन्यू हिट करते रहते हैं। तो ये इसकी भी वॉल पे, पिस्टन की वॉल पे भी, जो ये वाला सरफेस उस पे भी हिट करते रहेंगे। वो इसको दबाने की कोशिश करेगा और ये कहाँ जाना चाहेंगे, उसको हिट करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कंप्रेस करने लगते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि हम वर्क अगेंस्ट द मोशन ऑफ पार्टिकल कर रहे हैं, यानी हम ऐसा काम कर रहे हैं जो पार्टिकल की मोशन के अपोजिट में है। किसी भी चीज को हम जब धक्का देते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक हीट जनरेट हो जाती है, अगर वो हमसे ज्यादा वो प्रेशर डाल रही है हमारे ऊपर। तो वही हाल गैस का है, क्योंकि हम उतना कंप्रेस करेंगे जितना ही इसमें जगह है उतनी तो कंप्रेस करेंगे, इसको कंप्रेसिबल है। तो हम जैसे ही कंप्रेस करते हैं तो हीट भी जनरेट होने लगती है, इसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, हमको उसको कूल करना पड़ता है, उसका टेम्परेचर भी घटाना पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल जो है या पार्टिकल जो है वो करीब करीब नहीं आ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कंप्रेस होगी तो उसके पार्टिकल भी करीब करीब आएंगे और इजिली कंप्रेशन भी हो जाएगा, हम उसको दबा लेंगे, पार्टिकल गेट्स क्लोजर। अब पार्टिकल बहुत करीब करीब आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद और कंप्रेस करेंगे हम, देखो और कंप्रेस कर रहे हैं और कूलिंग दे रहे हैं और ज्यादा उसकी हीट को निकाल रहे हैं, क्योंकि जितना हम कंप्रेस करेंगे उतना टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो फिर दूर दूर जाना चाहेंगे, तो हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे उसको। तो हम कूलिंग करते रहते हैं साथ में, दोनों साथ में फिनोमेना चलता रहता है, कंप्रेसिंग एंड कूलिंग। फिर कंप्रेस किया, कूल किया, तो फिर और नीचे पिस्टन गया और उसके मॉलिक्यूल करीब करीब आया और अपनी काइनेटिक एनर्जी को खो दिया उन्होंने कूलिंग की वजह से, अभी जो इससे पहले समझाया था। तो काइनेटिक एनर्जी जब खत्म होगी तो वो लिक्विफाई होगी, गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी। तो यही एलपीजी सिलेंडर जो हम घरों में यूज करते हैं उसी को मान के चलो ये इसी तरह से होता है। वो एलपीजी के फॉर्म, गैस के फॉर्म में होती है, पेट्रोलियम गैस के फॉर्म में होती है, उसी को प्रेशराइज कर देते हैं, इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि वो सिलेंडर में जब वो भर के आती है तो वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक। लिक्विड फॉर्म में क्यों करते हैं, क्योंकि गैस वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होता, इसका शेप भी फिक्स नहीं होता, गैस कहीं पे भी कितने भी बड़े कंटेनर में अपनी जगह बना सकती है। तो हम उसको छोटे से छोटे कंटेनर में भरने की कोशिश करते हैं तो उसको लिक्विफाई करना पड़ता है। नोट है कुछ नोट पॉइंट, गैस कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। गैस को हमेशा हम लिक्विफाई कब कर पाएंगे, जब उसका प्रेशर बढ़ा देंगे उसके ऊपर और टेम्परेचर को साथ साथ में घटाते रहेंगे तो हम लिक्विफाई कर पाएंगे।
दूसरा नोट है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर चेंज द स्टेट ऑफ मैटर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हुआ, मैं समझा रहा हूँ, वही चीज है कि प्रेशर को बढ़ाएंगे टेम्परेचर को घटाएंगे तो स्टेट फिजिकल स्टेट से चेंज ही हो रही है, जो कि गैस का केस हमने देखा अभी। वाइस वर्सा का मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी वाइस वर्सा का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी इफेक्टिव है गैस के ऊपर। मतलब हम क्या करेंगे, जो लिक्विफाइड गैस है, अब एक एग्जांपल समझो, जो पेट्रोलियम जो हमारे घर में एलपीजी आती है वो इस फॉर्म में होती है लिक्विफाइड गैस, ठीक। अगर हम टेम्परेचर अब हम क्या करेंगे, अभी तो हम प्रेशर बढ़ा रहे थे, अब हम उसका प्रेशर रिलीज करेंगे। कैसे करेंगे, रेगुलेटर से, जो रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर से प्रेशर जैसे ही हमने डिक्रीज किया तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी फिर आ जाएगी, ऑलरेडी उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, हमने कूल करके उसको बंद किया था, लेकिन जब प्रेशर हम रिलीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जो यहाँ पे हम कह रहे हैं, पहले केस में क्या किया हमने, प्रेशर को इंक्रीज किया फिर टेम्परेचर डिक्रीज किया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को जैसे ही रिलीज करेंगे रेगुलेटर के थ्रू तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा और वो लिक्विफाइड किसमें बदल जाएगी, गैस के फॉर्म में। इसीलिए वो पाइप से होती हुई जब जाती है तो बहुत तेजी से उसमें साउंड जनरेट होती है, कुछ रेगुलेटर ऑन करते ही, और वो पाइप के थ्रू गैस के फॉर्म में जाती है, ना कि लिक्विड के फॉर्म में जाती है। तो वो जब हमारे बर्नर तक पहुंचती है तो गैस के फॉर्म में जाती है, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर रिलीज होने लगता है, प्रेशर कम होने लगता है। तो इसका मतलब हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड गैस को हम फिर से लिक्विड फॉर्म में फिर से गैस फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो जिसको हमने लिक्विड बना दिया था प्रेशर डाल के, उसको हम प्रेशर को हटा करके फिर से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज है वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि इसका अपोजिट भी सही है। सॉलिड CO2 जिसको ड्राई आइस कहते हैं, एक होता है सॉलिड CO2, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, ड्राई आइस, मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, टेम्परेचर इतना ज्यादा घटा देते हैं कि वो आइस के फॉर्म में आ जाती है। इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हमेशा किसमें रखी जाती है, हाई प्रेशर में। अगर हाई प्रेशर में ना रखी जाए तो वो फिर प्रेशर को रिलीज होगी, लो प्रेशर पे आएगी और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो सॉलिड CO2 किसमें बन जाएगी, सीधे सीधे CO2 गैस में चेंज हो जाएगी, तो जो कि खतरनाक होती है। सॉलिड CO2 स्टोर करने का ये एक तरीका है, इंडस्ट्री वगैरह में CO2 का जहाँ पे यूज किया जाता है, वहाँ पे बेकिंग इंडस्ट्री में CO2 का यूज किया जाता है उसके लिए, केक को फुलाने के लिए, तो वहाँ पे ये सब चीजें गैस है, चूंकि गैस के फॉर्म में रखना, मेंटेनेंस इसका करना इतना इजी नहीं जितना कि सॉलिड फॉर्म में कहीं पे भी रख दिया जाएगा, तो इसलिए हम वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट है प्रेशर का। हमेशा जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो हमको प्रेशर बढ़ते वक्त टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, उसको कूल करते रहना है, तब जाकर के हम फिजिकल स्टेट को चेंज करते रहते हैं। तो ये नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इधर वाला, अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर गैस कैन बी लिक्विफाइड।